हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षकों से दोहरी बीएलओ ड्यूटी न कराने की मांग, प्रतिकर अवकाश निरस्त किए जाने से शिक्षकों में आक्रोश। 64 बर्खास्त शिक्षक करीब 30 करोड़ वेतन लेकर चंपत। प्रधानाचार्य की जमानत के कागज़ सत्यापन के लिए भेजे, जाने क्या है मामला। तलाकशुदा और विधवा बेटियों को लेकर बड़ी राहत, यूपी सरकार बढ़ाएगी पेंशन। यूपी में नवंबर दिसंबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव, विभाग जुटा तैयारी में। पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने के आदेश पर रोक। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। प्रधानाचार्य की जमानत के कागज़ सत्यापन के लिए भेजें, जाने क्या है मामला। मैनपुरी हाईकोर्ट से जवाहर नवोदय कांड में प्रधानाचार्य सुषमा सागर की जमानत मंजूर होने के बाद वकील ने जमानत के कागज़ स्पेशल 5 जज पासो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में जमा कर दिए हैं। कोर्ट में जमा किए गए कागज़ों को स्पेशल जज ने सत्यापन के लिए तहसील को भेजा है। जमानत के कागज़ों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद ही प्रधानाचार्य की जेल से रिहाई होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा की मौत के बाद पुलिस द्वारा भेजी गई चार्जशीट के आधार पर स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाचार्य सुषमा सागर को छात्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में एसआईटी ने जेल भेज दिया था। जिला न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद प्रधानाचार्य के आवेदन पर हाईकोर्ट ने प्राचार्य को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। वकील ने प्रधानाचार्य को जेल से रिहा कराने के लिए 2 जमानतदारों के कागज कोर्ट में जमा कराए हैं। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने जमानत गौरों के कागजों को देखने के बाद उनका सत्यापन कराने के आदेश दिए हैं। जमानत के कागज सत्यापन कराने के लिए संबंधित तहसील को भेजे गए हैं। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद ही प्रधानाचार्य को जेल से रिहा किया जाएगा। 64 बर्खास्त शिक्षक करीब 30 करोड़ वेतन लेकर चंपत हो गए। ये खबर है दोस्तों देवरिया से। देवरिया बर्खास्त शिक्षकों से वेतन की रिकवरी करने में बेसिक शिक्षा कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई खास पहल नहीं की जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले ऐसे शिक्षक जो अब सेवा से बाहर किए जा चुके हैं, उन पर पिछले 5 वर्षों में विभाग को करीब 30 करोड़ का चपत लगाने का आरोप है। 5 साल पहले शासन स्तर से इस मामले को एसटीएफ को सौंप दिया गया। एसटीएफ का विभागीय स्तर पर शुरू हुई जांच में कूटरचित शैक्षिक प्रमाण पत्र, पैन, आधार बदलने के अलावा एक ही नाम से कई ऐसे शिक्षक मिले जो 2 जिलों में नौकरी करते हुए पाए गए। मानव संपदा पोर्टल पर भी शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में मिलान के बाद कई शिक्षकों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। जिले में पिछले 5 सालों में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने के आरोप में एसटीएफ एवं विभागीय स्तर पर सत्यापन के बाद अब तक 64 शिक्षकों की सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बर्खास्त करने के दौरान ही इन पर विधिक कार्रवाई के साथ ही रिकवरी का भी आदेश जारी किया गया था। पहले नानुकुर करने के बाद ऐसे अधिकतर शिक्षकों पर विभिन्न थानों में मामला भी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से विभिन्न थानों में दर्ज कराया गया है। उधर बेसिक कार्यालय के लेखाधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि वह वास्तु शिक्षकों को कितना वेतन दिया गया है इसकी गणना करके चला सकते हैं। वसूली का निर्देश बीएसए स्तर से ही किया जाना है। शिक्षक से दोहरी बीएलओ ड्यूटी न कराने की मांग। इटावा शिक्षकों से दोहरी बीएलओ ड्यूटी न कराने और अन्य समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अंतर जनपदीय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने बीएसए व लेखाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष संजीव कुमार यादव ने बीएसए से बीएलओ ड्यूटी व अन्य सरकारी कार्य अवकाश के दिनों में काम पर प्रतिकर अवकाश देने की मांग की है। शिक्षक नेताओं ने वित्त एवं लेखाधिकारी राजकुमार यादव, बीईओ वीरेंद्र पटेल, सर्वेश कठेरिया, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता मनोज धाकरे एवं संबंधित पटल सहायकों से भी वार्ता की। इसके अलावा लंबित एरियरों का बीएसए से जल्द भुगतान करने की मांग की। चकनगर ब्लॉक में अभी तक विद्यालयों में ब्लूटूथ का पैसा न आने की समस्या बताई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने प्रतिदिन बटन को सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल ने वित्त नियंत्रक के उस आदेश को अनुचित बताया जिसमें कहा गया है कि चयन वेतनमान वर्ष में चाहे जब स्वीकृत हो, शिक्षकों को भुगतान 1 जुलाई से ही किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री विनय कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप कुशवाहा, कोषाध्यक्ष सुमित नारायण दीक्षित, उपाध्यक्ष पारुल गुप्ता, उपाध्यक्ष कवल किशोर, उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार,
संगठन मंत्री संजय पाठक के अलावा ब्लॉकों से आए शिक्षक भी शामिल रहे। तलाकशुदा और विधवा बेटियों को लेकर बड़ी राहत, यूपी सरकार बढ़ाएगी पेंशन। यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। पेंशन की राशि दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिले अंतिम वेतन की 50% बढ़ी हुई दर पर अथवा 30% सामान्य दर पर है। शासन ने इनके पेंशन को पुनरीक्षित करते हुए वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के मुताबिक भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि पेंशनरों की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में महज 9,000 रुपये भुगतान किया जा रहा है। इनके पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया है। सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को संबोधित इस शासनादेश के हवाले से कहा गया है कि अविवाहित विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों के पेंशन को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करते हुए भुगतान किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने के आदेश पर रोक। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग की विशेष अपील पर दिया है। एकल पीठ ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगे बगैर याचिका स्वीकार कर याचिका के पक्ष में आदेश कर दिया था। इस कारण विशेष अपील बेंच ने सरकार को याचिका में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बीच एकल पीठ के आदेश पर अमल पर रोक भी लगा दी थी। एकल पीठ ने कहा कि भले ही जेई की नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई हो, लेकिन उसके चयन की प्रक्रिया वर्ष 2000 की वैकेंसी के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पूर्व पूरी हो चुकी थी। अपील में कहा गया कि 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। यूपी में नवंबर-दिसंबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव, विभाग जुटा तैयारी में। लखनऊ यूपी अर्बन बॉडी इलेक्शन। अब की नवंबर-दिसंबर में नगरीय निकायों अर्बन बॉडी इलेक्शन के चुनाव होंगे। 5 वर्ष पहले 2017 के अक्टूबर-नवंबर माह में चुनाव कराए गए थे। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में कई निकायों के गठन व सीमा विस्तार के चलते चुनाव 1 माह टलते दिख रहे हैं। पिछली बार 27 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और नवंबर में मतदान कराए गए थे। जनवरी के पहले सप्ताह तक आ सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे। राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव कराने के लिए 1.5 माह यानी कि 45 दिन चाहिए होते हैं। विशेष परिस्थितियों में आयोग ने 35-36 दिनों में भी चुनाव कराए हैं। 5 वर्ष पहले 2017 में आयोग ने 27 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 3 चरणों में मतदान 22, 26 व 29 नवंबर को हुआ था। मतों की गिनती 1 दिसंबर को हुई थी। इस बार भी स्थिति ऐसी ही है कि सरकार द्वारा हाल ही में कई निकायों का गठन और सीमा विस्तार किया गया है। ऐसे में निकायों के परिसीमन का काम ही अभी खत्म नहीं हो सका है। इससे राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी नहीं करा पा रहा है। इसके अलावा वार्डों के आरक्षण व ईवीएम से कराए जाने वाले निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम भी अभी अधूरा है। अभी जितना काम शेष है उसे देखते हुए इस बार नवंबर अंत से पहले अधिसूचना जारी होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सूत्र बताते हैं कि समय कम होने से इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तब भी नतीजे जनवरी के पहले सप्ताह तक आएंगे। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों का कार्यकाल उसके सदन की पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। वर्ष 2017 में चुनाव के बाद ज़्यादातर निकायों की पहली बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में हुई थी। ऐसे में सरकार व आयोग की पूरी कोशिश है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आगे चुनाव न बढ़े ताकि निकायों में प्रशासक की तैनाती न करनी पड़े। अब की 762 निकायों के होंगे चुनाव। वर्ष 2017 में 652 नगरीय निकायों का चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार अब तक 762 नगरीय निकाय अस्तित्व में आ चुकी हैं, यानी पिछले चुनाव से इस बार 110 निकाय ज़्यादा हैं। पिछले चुनाव में 3.32 करोड़ मतदाता थे। अंतिम चरण के नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के कुछ प्रस्ताव शेष हैं जो आगामी कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। परिसीमन का काम चल रहा है। शीघ्र ही इसे अंतिम रूप देकर राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया जाएगा। चुनाव समय पर ही होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।